नमस्कार। सारी दुनिया इस बात से भली भांति परिचित है कि कोरोना वायरस हमारे सामने एक महामारी के रूप में आया और उसने कितनी ही अर्थव्यवस्थाओं को ठप कर दिया। कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लोग बेघर हो गए और सबसे महत्वपूर्ण बात इस दौर के दौरान ये रही कि पूरी दुनिया एक मंदी के दौर में जाने को अग्रसर हुई, जिसकी वजह से हमारे युवाओं का कामकाज ठप हो गया। दुनिया को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए भी तरसना पड़ गया। ऐसे वक्त में सारी दुनिया की निगाहें इस बीमारी की वैक्सीन की उम्मीद पर टिकी हुई है, ताकि फिर से जीवन को सामान्य पटरी पर लौटाया जा सके। लोग इस वैक्सीन को पाने की तत्परता में अनजाने में कुछ ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराई जा सकती। जैसे, क्या कोरोना वायरस इतना खतरनाक है कि हमारे साइंटिस्ट उसके लिए एक दवा नहीं खोज पा रहे हैं? क्या पूरी दुनिया के देश इस वायरस से नहीं लड़ पा रहे हैं? तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है। हमारी सेवा में लगे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स की काबिलियत पर किसी प्रकार का प्रश्न उठाना किसी भी रूप में उचित नहीं होगा, क्योंकि अनजाने में हमारे द्वारा कही हुई यही बातें समाज के अंदर भ्रांति का रूप ले लेती है। आज की हमारी वीडियो का मुख्य उद्देश्य जनहित में वैक्सीन से संबंधित जिज्ञासा को शांत करने, समाज में फैली विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां जो कि हमारे दिमाग में आने वाले प्रश्न ही हैं, और इस कठिन समय में संयम बनाए रखने हेतु आपके लिए बहुत ही सहायक होने वाली वीडियो की शुरुआत से पहले ही हम आपको आश्वस्त कर देते हैं कि हमारी सेवा में लगे किसी भी कार्यकर्ता की बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता पर कोई भी प्रकार की अगर उंगली उठाई जाती है तो हम इस बात का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं। आज की वीडियो के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि समाज को वैक्सीन से संबंधित वास्तविकता से परिचित करवाया जा सके। वैक्सीन बनाना कोई साधारण और छोटे समय की प्रक्रिया नहीं होती। ये अपने आप में एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है, जिसे चरणबद्ध तरीके से हर स्टेप बाद परमिशन लेके पूरा किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कहूं तो इसको संयम से लगातार लग के पूरा करना होता है। आपको वैक्सीन बनाने में लगने वाले समय का अंदाजा अगर लगाना है तो आप इस बात पर गौर करें कि खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फरवरी 2020 में एक बात में यह भी बोला था, शायद अगस्त 2021 तक हमारे पास इस बीमारी की किसी प्रकार की कोई वैक्सीन ना हो और हमें कई सालों तक इस कोरोना वायरस के साथ ही हमारी ज़िंदगी जीनी पड़े। बिल्कुल यही बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद लॉकडाउन को हटाते वक्त बोली थी कि शायद हमें अब कई सालों तक इस वायरस के साथ ही नॉर्मल हिदायत के साथ जीना पड़ सकता है। इसीलिए हम आपको यही कहेंगे कि ऐसा नहीं है किसी प्रकार से कि इस दवा की खोज नहीं की जा रही है। बिल्कुल हमारे साइंटिस्ट लोग इस दवा की खोज में लगे हुए हैं, और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी इस बात को पूरा अच्छी तरह साबित भी कर देगी कि हम अब इस चीज़ से ज़्यादा दूर नहीं रहे। लेकिन आज हमने यह प्रयास किया है कि पूरी दुनिया में इस वैक्सीन की जो भी वास्तविक स्थिति है उसे पूरे विश्लेषण के साथ आप तक पहुंचाया जा सके, और इससे संबंधित जितने भी अनभिज्ञ पहलू हैं उनको भी आपके सामने पूर्ण रूप से रखा जा सके। आज हम बताएंगे कि वैक्सीन का मुद्दा हाल ही में चर्चा में क्यों है, वैक्सीन क्या होती है, जिसे समझ पाने हेतु यह आवश्यक है कि पहले ये जाना जाए कि हमारा शरीर किस प्रकार बीमारियों से लड़ता है, वैक्सीन का निर्माण कैसे किया जाता है, और कोरोना वायरस इतना भयानक क्यों है कि इसकी वैक्सीन इतना बड़ा मुद्दा बन चुकी है, और अंत में सभी देशों की वैक्सीन के दावों की सच्चाई क्या है, अर्थात वैक्सीन की वर्तमान स्थिति क्या है। अब हम बात करते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वैक्सीन का मुद्दा चर्चा में फिर से उभर कर आ गया। WHO के अनुसार 110 से ज़्यादा ऐसी वैश्विक कंपनियां हैं जो कोरोना वायरस के टीके की खोज में लगी हुई है। अमेरिका, यूके, चाइना, इजराइल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया की एजेंसियों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के शुरुआती चरण की टेस्टिंग में सफलता का दावा पेश किया है। अमेरिका की एक फार्मा कंपनी जिसका नाम है फाइजर, उनके CEO एल्बर्ट बोर्ला के अनुसार अक्टूबर तक, गौर कीजिएगा, इसी साल अक्टूबर 2020 तक इसके टीके के बनने की संभावना है। यह बात उन्होंने CNBC TV 18 को अपनी रिपोर्ट में कही। गौरतलब है कि जो फाइजर कंपनी है वो जर्मनी की एक फर्म बायोनटेक के साथ मिलकर यूरोप और USA के लिए वैक्सीन बनाने का काम करती है। वहीं अगर बात की जाए भारत की,
तो भारत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन के अनुसार 30 से ज़्यादा ऐसे ग्रुप हैं जो भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने में बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। उनके अनुसार 6 वैक्सीन और 10 ऐसी ड्रग बनाई जा चुकी है जो टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन एक तरह का बायोलॉजिकल रूप से तैयार किया गया टीका होता है जिसे हमारे शरीर में उस संक्रामक रोग के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करवाना होता है। अब इसे समझने के लिए आप यूं समझिए कि वैक्सीन एक तरह से उसी रोगाणु का यूज करना होता है जिसकी वजह से वो बीमारी फैल रही होती है। आप इस बात को इस चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कि आपके पास ये एक वायरस है जिसकी वजह से वो कोई एक बीमारी होने वाली है। इसी वायरस को या तो कंप्लीट रूप से किल करके या इसके किसी हिस्से को इनएक्टिव करके किसी और पार्ट के साथ मिलाकर दवा के रूप में तैयार किया जाता है और उसे शरीर के अंदर एंटर करवा दिया जाता है। अब जैसे ही ये चीज़ शरीर के अंदर जाती है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है। यहाँ 2 टर्म के ऊपर गौर करना जरूरी हो जाता है। एक वो चीज़ जो शरीर में एंटर करवाई जाती है जिसकी वजह से बीमारी फैलती है उसे एंटीजन कहा जाता है, और उसके खिलाफ जो हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है जो उस एंटीजन से लड़ता है उसे एंटीबॉडी कहा जाता है। तो गौर करिए कि ये एंटीबॉडी एक तरह की प्रोटीन ही होती है जो हमारा शरीर खुद बनाता है उस एंटीजन के खिलाफ, ताकि उस एंटीजन के साथ लड़ा जा सके और शरीर को उस बीमारी से बचाया जा सके। इसे गौर से समझने के लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि ये समझना कि हमारा शरीर किस प्रकार बीमारियों से लड़ता है। आपको इस डायग्राम से समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि कैसे कोई एंटीजन जैसे ही हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारी बॉडी उससे बचने की कोशिश करती है। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये एक वायरस है जो जैसे ही हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारे ब्लड में मतलब रक्त में जो कोशिकाएं होती है उसमें से एक कोशिका होती है जिसे बी सेल बोला जाता है। तो बी सेल के पास एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है। यही एंटीबॉडी एक तरह की प्रोटीन है जो बी सेल एंटीजन के साथ रिएक्ट करवाता है, और ये एंटीबॉडी उस एंटीजन की एक्टिव साइट को, एक्टिव साइट ये वो होती है जिसकी वजह से वहाँ अटैक होना होता है। इसका मतलब ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके एंटीजन को किल करने का काम करती है। ओवरऑल यूँ समझिए कि बी सेल ऐसी होती है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है जो एंटीजन को किल करती है। लेकिन अगर जो वायरस या एंटीजन शरीर में एंटर करते हैं उनकी तादाद अचानक से बहुत ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब यूँ समझिए कि इन्फेक्शन करने वाले एजेंट अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो ये जो बी सेल है ये इतनी ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती कि उन एंटीजन के खिलाफ लड़ा जा सके और वो एंटीजन हमारे शरीर में एंटर करके हमें बीमार कर देता है। ऐसे केस में आप ये मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक और बेटर डिफेंस सिस्टम होता तो शायद हम इन एंटीजन से लड़ पाते। ऐसा बेटर डिफेंस क्या होता है? ऐसा बेटर डिफेंस होता है यहाँ खास 2 तरह की सेल, एक सेल जिसे बी सेल बोला जाता है और एक सेल जिसे टी सेल बोला जाता है। अब इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर मान लीजिए कि बी सेल वो सेल है जो एंटर करते ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती, और सपोज कर लीजिए कि ये इतनी ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाई कि उस एंटीजन से लड़ जाती, तो ऐसे वक्त में अगर हमारे पास कोई टी सेल होती, टी सेल यहाँ मेमोरी सेल होती है, या यूं कहूँ कि बी सेल को एक्टिवेट करने का काम करने वाली सेल भी होती है। अगर बाय द वे मान लीजिए कि पहले से ऐसा कोई सिस्टम होता कि एंटीजन के आने की खबर बी सेल को पहले से दे दी जाती, तो बी सेल इतने ज़्यादा अमाउंट के अंदर एंटीबॉडी पहले से बना लेता कि उस एंटीजन को किल किया जा सकता था। लेकिन इसके एक साथ खास बात यह है कि इतनी देर में वो एंटीजन जिस कोशिका के अंदर, जिस सेल के अंदर अटैक करता, वो सेल डेड हो जाती। तो ऐसे केस में एक सेल और भी होती है जो किलर सेल मानी जाती है। तो ये किलर सेल उस सेल को ही खत्म कर देता जिस पर उस वायरस का या एंटीजन का अटैक हुआ होता। ओवरऑल हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि देखिए, पहली बात, टी सेल ने क्या किया, बी सेल को एक्टिवेट कर दिया ताकि उनके आने से पहले ही एंटीबॉडी इतनी ज़्यादा मात्रा में बनाई जा सकी
ताकि उनसे लड़ा गया। और दूसरी बात, एक और भी सेल प्रोड्यूस कर ली गई जिसे किलर सेल कहा गया कि इतनी देर में जब तक कि उनसे लड़ा गया, इतनी देर में अगर कोई सेल डिफेक्ट हो भी गई है तो ऐसे डिफेक्टेड सेल को भी किल करके बाहर निकाल दिया जाए। इस बात को कुछ ये समझिए, मान लीजिए कि हमारे शरीर में किसी तरह का कोई एंटीजन एंटर कर जाता है तो हमारा शरीर दो तरह का डिफेंस सिस्टम बनाना स्टार्ट कर देता है। पहला डिफेंस सिस्टम जिसमें बी सेल प्रोड्यूस करवाई जाती है, ये बी सेल वही सेल होती है जो एंटीजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करती है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि अगर इन एंटीबॉडी की तादाद इतनी है कि इन एंटीजन से लड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर इनकी तादाद कम हो जाती एंटीबॉडी की और एंटीजन मात्रा में ज़्यादा होती तो शरीर बीमार हो जाता। तो इससे लड़ने के लिए क्या किया गया, अगर इसी वक्त एक और सिस्टम डेवलप हो जाता जिसमें टी सेल प्रोड्यूस हो जाती। तो टी सेल दो तरह की है, जैसे मैंने कहा, एक हेल्पर सेल और एक किलर सेल। अगर ये हेल्पर सेल पहले से प्रोड्यूस हो जाती और ये जाके बी सेल को एक्टिवेट कर देती तो बी सेल पहले से ही एंटीबॉडी इतनी ज़्यादा अमाउंट में बना देता कि एंटीजन को किल कर पाना आसान हो जाता। और इसी वक्त अगर कोई सेल डिफेक्टेड हो जाती तो उनको भी किल करने के लिए एक किलर सेल बनती और वो किलर सेल जाके क्या करती, और वो जो इन्फेक्टेड सेल है जिसके अंदर वो एंटीजन है उस सेल को ही किल कर देती, ताकि ना ही तो ये एंटीजन किसी भी मृत फॉर्म में या फिर जीवित फॉर्म में बचा ही रह जाए, वो सेल ही निकाल दी जाए। खासकर इसी का यूज ही कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान किया जाता है, क्योंकि कैंसर के दौरान जो सेल डिफेक्टेड हो जाती है उसी सेल को ही शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। उस वक्त जो टी सेल की किलर सेल होती है वही यूज होती है, क्योंकि उस एंटीजन के साथ साथ उस किलर सेल, उस डिफेक्टेड सेल को ही किल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कैंसर के फैलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा इस डायग्राम से देखिए। एंटीजन के एंटर से पहले अगर हमने किसी शरीर में वैक्सीन दी है तो देखिए, पहली बार जब वो एंटीजन एंटर करता है तो हमारा शरीर कितनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है ये ग्राफ आपको बताता है। लेकिन अगर मान लीजिए पहले से वैक्सीन दी होती तो वैक्सीन देने के दौरान बी सेल और टी सेल प्रोड्यूस हो जाती, ताकि दोबारा से अगर एंटीजन अटैक करता तो उसके साथ लड़ने के लिए हमारे शरीर के पास उचित मात्रा में एंटीबॉडी होती। इसका मतलब यूँ समझिए कि अगर वही वायरस दोबारा से अटैक कर देता तो हमारा शरीर कितने अमाउंट के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता ताकि उससे लड़ा जा सकता था। तो ये ग्राफ साफ बताता है कि जब पहली बार एंटीजन शरीर में एंटर करवाया जाता है तो प्राइमरी रिस्पॉन्स के दौरान बहुत कम एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, लेकिन जिस शरीर में एंटीबॉडी पहले विकसित हो चुकी होती है उसी के साथ टी सेल भी प्रोड्यूस हो चुकी होती है, जो सेकेंडरी एक्सपोजर के दौरान पहले से ही बॉडी को तैयार कर देती है ताकि एंटीबॉडी पहले से तैयार रहे और उस एंटीजन से बचा जा सके। इस सारी चीज़ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी बॉडी को कोई बीमारी होने वाली है और किसी एंटीजन की वजह से ऐसा होने वाला है, तो क्यों ना हम उसी एंटीजन को पहले से इनएक्टिव फॉर्म में शरीर में भेज दें ताकि हमारी बॉडी को उससे लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। और जैसे ही हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाए, चाहे उसका कितने ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर अटैक क्यों ना करवा दिया जाए, हमारी बॉडी के पास क्योंकि मेमोरी के तौर पे टी सेल भी है, तो जैसे ही वो आएगी उससे पहले ही वो क्या करेगा, उस वायरस या एंटीजन के खिलाफ बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर लेगा ताकि उस एंटीजन से लड़ा जा सके और हमारे शरीर को बचा लेगा। तो इस तरीके से हम ओवरऑल क्या कह सकते हैं कि हमारा शरीर पहले से इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि उसके बाद चाहे वायरस या कोई कितने ही तादाद में अटैक करने के लिए क्यों ना आ जाए, हमारा शरीर उस रोगों से बच ही जाता है। तो ये था हमारे इम्यून सिस्टम के काम करने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस के हमले की प्रक्रिया क्या है, कोरोना वायरस की खुद की क्या स्ट्रक्चर है, क्या है उसमें ऐसा कि उससे वैक्सीन बन पाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। आपने ये बात सुनी होगी कि कोरोना वायरस की खास बात ये है कि उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए ना होके आरएनए है। तो ये देखिए दो टर्म क्या है, ये दो तरह के केमिकल होते हैं जो किसी भी वायरस की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। नॉर्मल तौर पर हर किसी का डीएनए, हर किसी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ना कि आरएनए। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जैसे एड्स वायरस, वो भी कितना खतरनाक है आप इस बात को समझ सकते हैं। ऐसे ही कोरोना वायरस भी ऐसा है जिसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए।
तो देखिए जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए होने से क्या फ़र्क पड़ जाता, इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि क्यों ये वायरस इतना खतरनाक है कि इसकी वैक्सीन बन पाने में इतना ज़्यादा वक्त लग रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि नॉर्मल वायरस है, जिस वायरस के पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो ये जैसे ही शरीर के अंदर एंटर करता है तो वैसे ही सेल के अंदर जाके इसे अपना डीएनए उस सेल के अंदर छोड़ना होता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये वायरस अगर अपनी कॉपी बनाना चाहता है, अगर कॉपी बनाने के लिए इसे अपने डीएनए की भी कॉपी करनी पड़ती है, लेकिन डीएनए कॉपी होने की जगह एक सेल का न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब यूं कहूं कि इस वायरस को अपना डीएनए पहले न्यूक्लियस के अंदर भेजना पड़ेगा ताकि वहां इसकी कॉपी हो जाए। देखिए वायरस अकेला डीएनए से नहीं बनता, डीएनए के साथ प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है और प्रोटीन सेल से बाहर बनती है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर भेजा गया ताकि उसकी कॉपी हो जाए और बाहर क्या किया गया, प्रोटीन बनाई गई और बाद में ये प्रोटीन और डीएनए दोनों मिलके कंप्लीट वायरस बनाते और वायरस की कॉपी हो जाती और वो वायरस नज़दीक की दूसरी कोशिकाओं पर अटैक करते और शरीर को बीमार कर देते। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता क्योंकि डीएनए को पहले न्यूक्लियस के अंदर भेजा जाता और बाहर प्रोटीन बनती, फिर दोनों जुड़ती और फिर जाके पूरा एक वायरस बनता। लेकिन इसी के अपोजिट अगर बात करें कि आज जो हमारे पास कोरोना वायरस की हम बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है ना कि डीएनए। और इसकी खास बात यही है कि अब इसे न्यूक्लियस के अंदर भेजने की जरूरत नहीं है। जो भी इसके कॉपी होने का काम होना है वो सिर्फ और सिर्फ बाहर, न्यूक्लियस से बाहर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नाम का एक केमिकल होता है, उसी के अंदर हो जाएगी। ओवरऑल मैं इसको यूं कहूं कि इसके कॉपी करने के लिए न्यूक्लियस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बाहर ये अपनी कॉपी कर लेगा। ओवरऑल ये प्रोसेस फास्ट होगा और आसानी से हो सकेगा और जो और वायरस बनेंगे उनकी बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर तादाद बहुत ही कम समय में बन जाएगी और बहुत ज़्यादा वायरस होने की वजह से बॉडी पर इसका अटैक बहुत आसानी से और बहुत फास्ट तरीके से हो जाएगा। तो ये दोनों में अंतर था कि कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है ना कि डीएनए, जिस वजह से इसका अटैक फास्ट भी है और तेज भी, और हमारी बॉडी इतनी देर में इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उससे रिलेटेड कि कैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाया जा रहा है। आप कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। इस कोरोना वायरस के अंदर जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ खास बातें हैं। ये बाहर आप जो देख पा रहे हैं इनको स्पाइक्स बोला जाता है और स्पाइक्स एक तरह की प्रोटीन होती है। अब ये जो बाहर आप कवरिंग देख रहे हैं, ये प्रोटीन वैसे तो लिपिड की बनी होती है या और प्रोटीन की बनी होती है, और ये जो अंदर आप देख पा रहे हैं इसे आरएनए कहा जाता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है। ओवरऑल आप ध्यान से देखिए कि इसमें ये एक प्रोटीन है, इस वाल में भी प्रोटीन है और अंदर आरएनए है। अब या तो इस पूरे के पूरे देखिए, या तो क्या कर दिया जाए, इसकी वैक्सीन बनाने के लिए पूरे के पूरे वायरस को ही यूज कर लिया जाए। अगर वैक्सीन बनाने के लिए पूरे के पूरे वायरस को ही यूज कर लिया जाता है तो ऐसी वैक्सीन को होल एजेंट वैक्सीन का नाम दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि पूरे वायरस को यूज नहीं किया जाता और वायरस का कोई पार्ट ही यूज किया जाता है, तो तब उसे सब यूनिट वैक्सीन का नाम दिया जाता है। यहां कोरोना वायरस के केस में वो पार्ट हो सकता है स्पाइक हो, वो हो सकता है आरएनए हो, या जो एनवेलप के अंदर प्रोटीन हो। आप बात को ध्यान से समझिए कि अगर हम पूरा का पूरा वायरस अगर अंदर एंटर करवा देते तो उसे हमें पहले या तो किल करना पड़ता। तो ऐसे केस में अगर वायरस को किल करके अंदर भेजा जाता तो उसे किल्ड या इनएक्टिव होल एजेंट वैक्सीन का नाम दिया जाता, और या फिर उसे कम एक्टिव करके भेजा जाता। अब इम्पोर्टेंट बात है कि जितनी भी कंपनीज है वो सभी अलग अलग तरीके से वैक्सीन बनाने का काम कर रही है। अब इसमें से ऐसी कोई भी एजेंसी जो पूरे के पूरे वायरस को यूज करके अगर वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया कर रही है तो उसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि अगर कोई भी टेस्टिंग के दौरान वैक्सीन जिसमें कंप्लीट रूप से आपने पूरा का पूरा वायरस ही बॉडी के अंदर एंटर करवा दिया तो हो सकता है वो वायरस किसी तरह का नुकसानदायक हो जाए। तो ऐसे केस में उससे बीमारी फैलने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात, आप एक बात ध्यान से सुनिए कि अगर 10,000 लोगों की ऊपर अगर वैक्सीन को ट्राई किया जाता है, उनमें से 20 भी ऐसे केस आ जाते हैं जिस केस में वो
ड्रग एक्टिव नहीं है या यूं कहूं कि काम नहीं कर रही, तो ऐसे ड्रग को परमिशन नहीं मिलती। आप देख सकते हैं कि किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए उसकी 100% या यूं कहूं कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वो हर तरीके से काम में आ सके। ओवरऑल मेरा साफ यही कहना है कि वैक्सीन बनाने वालों के पास इतना वक्त इस बार नहीं है कि वो इस पर एक्सपेरिमेंट बार बार ट्राई कर सके, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ही कम है। इसलिए जितनी भी कंपनी है वो कोशिश यही कर रही है कि पूरे वायरस की बजाय उसका कोई हिस्सा एंटर करवाया जाए, ताकि उससे अगर वैक्सीन बनती है तो उस वैक्सीन से बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मली वैक्सीन ऐसे भी होती है, लोग कुछ केमिकल्स यूज करके भी वैक्सीन बनाते हैं या उसके पार्ट को किसी और पार्ट के साथ मिला के एंटर करवा के भी वैक्सीन बनाया जाता है, जिसे रिकम्बिनेंट वैक्सीन का नाम दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट में जितनी भी वैक्सीन बनी है उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, या जितने भी देश हैं उन्होंने जो जो दावे पेश किए हैं उनकी सच्चाई क्या है। आप देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले वैक्सीन की। तो जो इम्पोर्टेंट बात है उसे जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक वैक्सीन का नाम हमारे सामने आया जिसका नाम है कैंसिनो बायोव्स 85 एंड कोविड। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये चाइना ने बनाई है और ये रिकम्बिनेंट वैक्सीन के टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। ध्यान से इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि ये फेज़ 2 के अंदर एंटर कर चुकी है। अब फेज़ 2 और फेज़ 1 से पहले बहुत सारे फेज़ और होते हैं। आप फेज़ 1 को पहला फेज़ मत समझिए। इसको समझने के लिए एक बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमारे शरीर से कोई एक सेल निकाल ली जाती है और उसके ऊपर वायरस का अटैक करवा के वैक्सीन को चेक किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात, शरीर से बाहर सेल को निकाला जाता है। तो आप समझ सकते हैं ये भी फेज़ 1 नहीं है, ये उससे पहले का काम है। अगर उसमें कामयाबी मिलती है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना होता है, जो हम नेक्स्ट स्टेप में किसी न किसी जानवर के ऊपर उसे अप्लाई करते हैं। अगर वहाँ हमें कामयाब मिल जाती है फिर हम फर्स्ट स्टेज में जाते हैं। फर्स्ट फेज़ वो होता है जिसमें हम पहली बार किसी ह्यूमन बीइंग के ऊपर इसे अप्लाई करते हैं, और वो ह्यूमन बीइंग 1 नहीं होता, नंबर में 1 नहीं होता, वो एक ग्रुप होता है। हो सकता है 50 का या 100 बंदों का एक ग्रुप होता है जिसके ऊपर उस वैक्सीन को अप्लाई करके देखा जाता है। अगर उसमें कामयाबी मिलती है तो फिर हम सेकंड फेज में जाते हैं, जिसमें कम से कम 10,000 लोगों के ऊपर उस वैक्सीन को एक साथ ट्राई किया जाता है, और उन 10,000 में से अगर 20 भी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो उस वैक्सीन को अगले स्टेप में जाने की परमिशन नहीं मिलती। इसका मतलब सेकंड दौर में अगर हम बात करें तो चाइना के साइंटिस्ट लोगों की जो रिपोर्ट आई थी वो 99% ये खुश थे कि उनकी रिपोर्ट सेकंड फेज़ के अंदर भी सक्सेसफुल होने वाली है। अब इम्पोर्टेंट बात जो रही है वो सिर्फ ये कि अब इनकी डोज को और साइड इफ़ेक्ट्स को देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस पे काम चल रहा है और उनका मानना है कि दिसंबर 2020 तक शायद इसकी वैक्सीन बनकर तैयार हो जाए। सेकंड जो डिस्कस करते हैं, वो जो चर्चा में रही वो थी ऑक्सफोर्ड की CHAdOx1N कोविड-19। ये अमेरिका की ओर से बनाई जाने वाली वैक्सीन है। इसे एडिनोवायरस वेक्टर के तौर पर शरीर में भेजा गया। इंपॉर्टेंट बात यह है, इसे फेज़ 2 में नहीं, इसके लिए फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों ही एक साथ ट्राई किए जा रहे हैं। टाइम को बचाने के लिए फेज़ 1 और फेज़ 2 को एक साथ ट्राई किया जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि ये मई 2021 तक हमें अवेलेबल हो सकती है। एक ऐसी वैक्सीन BNT162 जिसे यूएस जो है जर्मनी की कंपनी के साथ मिलकर बना रहा है, और इम्पोर्टेंट बात ये कोविड वायरस के RNA को यूज़ करके बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसे भी फेज़ 1 और फेज़ 2 के लिए एक साथ अप्लाई किया जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट सिनोवैक बायोटेक कंपनी है जिन्होंने अब तक इस वैक्सीन को नाम तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ये भी चाइना द्वारा बनाई गई एक वैक्सीन है जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर एंटर कर चुकी है। एक साथ इसे अप्लाई किया जा रहा है, जिसे दिसंबर 2020 तक मिलने की संभावना है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि चाहे यूएस कोरिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है जो इस पे काम कर रही है ये, लेकिन ये सारी की सारी फेज़ 2 के अंदर एंटर कर चुकी है। अब कुछ ऐसी ड्रग्स है जो सिर्फ फेज़ 1 के अंदर है। इसका मतलब कुछ
100 के कैटेगरी के 100 के अमाउंट के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर इसे अप्लाई किया जा रहा है। उसमें एक नाम हमारे सामने आया था मॉडर्ना mRNA 1273, एक ऐसी वैक्सीन जिसे अमेरिका बना रहा है, और ऐसे ही 2-3 ऐसी है जो चाइना बना रहा है, एक कनाडा भी और ऑस्ट्रेलिया भी। ये खबर आई थी कि अमेरिका ने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जो ऑस्ट्रेलिया के पर्सन के ऊपर अप्लाई की जा रही है और वो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ओवरऑल इन सारी बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2021 तक या तो नवंबर तक या ओवरऑल मिड तक हमें इसकी वैक्सीन के मिलने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो भी वास्तविक स्थिति थी उसको प्रकट करने की आपके सामने कोशिश की, लेकिन इस सारी बात को ध्यान से अगर देखा जाए तो वो ये कि वैक्सीन बनाने का प्रोसीजर कोई छोटा नहीं होता, एक बहुत ही लंबा और हार्ड प्रोसेस है जिसमें हर एक स्टेप में आपको परमिशन की ज़रूरत पड़ रही है। हमारी ये वीडियो आज तक की जो भी इस वैक्सीन से रिलेटेड स्थिति है उसको आपके सामने पेश करती है। इसमें गौर करने वाली बात सिर्फ ये कि जैसे ही हम किसी वैक्सीन को न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं हमें लगता है कि ये वैक्सीन बन चुकी है, पर एक्चुअल सिचुएशन ऐसी नहीं होती। हर एक वैक्सीन की खास बात यह है कि ये अलग टेक्नोलॉजी पर आधारित है और ये कोई ना कोई एक फेज से गुजर रही है, और जैसे ये सारे फेज को क्रॉस कर जाती है तब जाके इसे सारे लोगों पर परमिशन मिलती है अप्लाई करने की, और ओवरऑल उसके बाद उनको ड्रग्स के तौर पे कंपनीज मार्केट में उतारती है, जिसमें भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो ओवरऑल हमारा यही कहना है कि अब हम यूँ तो कह सकते हैं कि हम एक अच्छे भविष्य की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका वेट करना ही हमारे लिए अच्छा होगा, और वेट करने तक हमें अपने आप को हिदायतों में रखना होगा, सेफ रखना होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था को रोका नहीं जा सकता, जिसकी वजह से पूरा देश ऐसी मंदी की तरफ जा सकता है जिसे बचा पाना शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमें सभी से, हमारी तरफ से सभी से यही गुजारिश है कि अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए और अपने काम को इस तरीके से करिए कि ये बीमारी से भी लड़ा जा सके और उम्मीद भी कम ना हो। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।